हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में दो टॉपिक के ऊपर बात की है। पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएसए और दूसरी वीडियो में हमने बात की है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में गेज आर एंड आर फॉर वेरिएबल डाटा। नाउ विल टॉक अबाउट गेज आर एंड आर ओनली विद द एट्रीब्यूट डाटा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने पहले बात किया गेज आर एंड आर में रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं थ्रू वेरिएबल डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा। वेरिएबल डाटा जैसा आप सबको मालूम है कि इट्स अ मेजर्ड वैल्यू, एंड फॉर एट्रीब्यूट डाटा में हम लोग डिसीजन मेकिंग रहते हैं, गो नो गो, ओके नॉट ओके, एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम इंडस्ट्री में जब बहुत सारी एट्रीब्यूट मेजरमेंट रहती है हमारे पास, हम गेजेस से पार्ट को चेक करते हैं, हमें डिसीजन लेना होता है ये ओके है या नॉट ओके है, या बहुत सारी जगह पे हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन में बहुत बार प्रॉब्लम क्या आती है कि एक ऑपरेटर ओके बोलता है, दूसरा इंस्पेक्टर उसको नॉट ओके बोलता है, तीसरा इंस्पेक्टर फिर उसको ओके बोलता है। सो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या हमारा पार्ट रियली में ओके है या नॉट ओके है। इसकी वजह से हम लोग कई बार ओके पार्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्टेड पार्ट को ओके कर देते हैं। अगेन जो हमारे लिए अल्फा एरर और बीटा एरर हमने वेरिएबल गेज आर एंड आर में बात किया था। सिमिलरली इसी तरह से एट्रीब्यूट डाटा के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसकी वजह से हमारा ओके पार्ट नॉट ओके हो जाता है और नॉट ओके पार्ट ओके हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन टर्मिनोलॉजी के बारे में। गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा के अंदर जैसा उसमें अल्फा एरर और बीटा एरर हमने बात किया था, गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है। वन इज कॉल्ड फॉल्स अलार्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड मिसरेट। फॉल्स अलार्म क्या होता है, मेरा पार्ट एक्चुअल में ओके है बट बिकॉज ऑफ अप्रेजी एरर और बिकॉज ऑफ ऑपरेटर और इंस्पेक्टर एरर हम उसको नॉट ओके बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग, इट्स ए फॉल्स अलार्म। और मिसरेट में क्या है, पार्ट एक्चुअली इज नॉट ओके बट बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग गैप और बिकॉज ऑफ ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएशन और इंस्पेक्टर टू ऑपरेटर वेरिएशन हम उस पार्ट को ओके बोल देते हैं। सो वेरिएबल डाटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखेंगे तो मिसरेट जो वेरिएबल डाटा में है इट इज ए बीटा रिस्क और एट्रीब्यूट डाटा में उसको मिसरेट बोलते हैं। और फॉल्स अलार्म जो है इन केस ऑफ एट्रीब्यूट डाटा हम उसको वेरिएबल डाटा में बोलते हैं अल्फा रिस्क। सो ये हमारा गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डाटा में है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, हम लोगों को कैसे गेज आर एंड आर एट्रीब्यूट डाटा में करना है, क्या क्या कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है, कैसे हम लोगों को सैंपल लेना होता है, कैसे हम लोगों को डाटा कलेक्शन करना होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, कैसे हमें गेज आर एंड आर करना है फॉर एट्रीब्यूट डाटा। नंबर वन, नंबर ऑफ सैंपल। ओके, 20 मिनिमम और 30 तक भी हम नंबर ऑफ सैंपल ले सकते हैं फॉर डूइंग द एट्रीब्यूट स्टडी फॉर गेज आर एंड आर। नंबर टू, फ्री ऑपरेटर जिसके ऊपर हमें इस स्टडी को करना होता है। ओके, नंबर थ्री, फ्री ट्रायल। सो इसमें जो रीडिंग आती है हमारी 180 से लेकर 270 रीडिंग हमारे पास टोटल कलेक्ट होती है जब हम एट्रीब्यूट गेज आर एंड आर का स्टडी करते हैं। तो और जब हम गेज आर एंड आर में एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है, सबसे पहले तो विद इन इटसेल्फ ऑफ ऑपरेटर, मींस ऑपरेटर का अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एक ही पार्ट को बार बार ओके करता है या नॉट ओके करता है। सो ऑपरेटर हिमसेल्फ कैसा उसका रिएक्शन है पार्ट के ऊपर, दैट इज द वन एनालिसिस वी एबल टू डू। सेकेंड, हम लोग इसमें एक स्टडी करते हैं ऑपरेटर टू ऑपरेटर, ये ओके, या इंस्पेक्टर टू ऑपरेटर।
मीन्स एक ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर के साथ क्या कोरिलेशन है, क्या एक ऑपरेटर एक पार्ट को ओके बोलता है, दूसरा ऑपरेटर उस पार्ट को नॉट ओके बोलता है, या एक ऑपरेटर उसको ओके बोलता है, दूसरा नॉट ओके, या नॉट ओके एक ऑपरेटर ने बोला, दूसरा उसको आके ओके बोलता है। सो ऑपरेटर का हम ऑपरेटर से कंपैरिजन करते हैं। तीसरा जो है इसमें एक का एनालिसिस हम करते हैं, ऑपरेटर टू रेफरेंस। मतलब मास्टर जो है हमारा, अगर वो ओके है, क्या ऑपरेटर उसको ओके बोल रहा है, अगर मास्टर हमारा नॉट ओके है तो क्या ऑपरेटर उसको नॉट ओके ही बोल रहा है। तो ऑपरेटर का रेफरेंस से हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि ऑपरेटर का रेफरेंस से क्या संबंध है। और चौथा जो इसमें रहता है, जितने भी हमारे सारे अप्रेजी हैं या जो भी ऑपरेटर हैं, ऑल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। सो हम एक स्टडी और करते हैं कि इन सारे ऑपरेटर का रेफरेंस के जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसके रिस्पेक्ट में क्या रीडिंग है। सो जब हम एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो 4 प्राइमरी हमारे एनालिसिस निकल के आते हैं, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमारा गेज R&R सिस्टम फॉर एट्रीब्यूट डाटा कितना परफेक्ट है, और हम लोगों को इसको कैसे इवेल्युएट करना है और कैसे इसकी रीडिंग्स लेते हैं हम लोग। ओके, एंड जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग इसमें लाइक 3 ऑपरेटर 20 या 30 सैंपल और 3 बार रीडिंग लेते हैं। इसके साथ साथ एक इसमें इम्पॉर्टेंट डाटा और होता है रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू या रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। रेफरेंस स्टैंडर्ड लाइक जैसे मैंने 20 या 30 सैंपल लिए, उनका रेफरेंस स्टैंडर्ड, क्योंकि ये ओके और नॉट ओके की फॉर्म में रहता है। सो रेफरेंस स्टैंडर्ड में लाइक सपोज हमने 30 सैंपल की बात किया था अभी, 30 सैंपल में 50% ओके होने चाहिए, 25% डाउटफुल केसेस मीन बॉर्डरलाइन, and 25% should be not okay. So this is the summary. Okay, so based on this summary हमें 30 सैंपल कलेक्ट करने, 50% हमारे ओके पार्ट होने चाहिए, 25% डाउटफुल केसेस एंड 25% नॉट ओके केसेस। तो ये रेफरेंस सैंपल हम ऐसे बनाए जाते हैं। और रेफरेंस सैंपल में अगर मान लो वो पार्ट ओके है तो उसको नॉमिनेट किया जाता है 1 से, और अगर वो पार्ट नॉट ओके है तो उसको दिया जाता है 0 से। ओके, सो डाउटफुल केसेस में अगर वो पार्ट ओके है तो 1 से रहेगा, अगर नॉट ओके है तो वो पार्ट 0 से डिनोमिनेट होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉट ओके है तो वो पार्ट 0 से होगा। सो जहां जहां जो पार्ट बिल्कुल ओके है 1 से होगा, जो पार्ट बिल्कुल नॉट ओके है वो 0 से डिनोमिनेट होगा। सो ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने का मेथड है एट्रीब्यूट एनालिसिस के अंदर। जब हम एनालिसिस करना चालू करते हैं तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हमें पहले बनाना पड़ता है, बिकॉज जब हम एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड द कापा मेथड। कापा मेथड जिसको बोलते हैं, और एक इसके लिए हम कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, कापा कोफिशिएंट। मैं आपको कापा कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का मेथड नहीं बताऊंगा, बिकॉज हमें इसके बारे में इतना स्टैटिस्टिक्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एनालिसिस कैसे करना है ताकि हम इसकी स्टडी को इंटरप्रेट करके अपने सिस्टम को, मेजरमेंट सिस्टम को इंप्रूव कर सकें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका जस्ट एक फार्मूला है कापा कोफिशिएंट निकालने का, PO माइनस PE डिवाइडेड बाय 1 माइनस PE। P is basically the opportunistic values and P is the expected value. So इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। PO और PE हम की फुल फॉर्म क्या है और कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें एक जब भी हम एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं उसके लिए हमें पहले बेस वर्क तैयार करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया सैंपल साइज, ऑपरेटर, फॉर्मेट, फैसिलिटेटर। एंड नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है एट्रीब्यूट स्टडी करने के लिए। आप इसको प्लीज कृपया थोड़ा ध्यान से देखें और इसकी रीडिंग हमें कैसे लेनी है और कैसे इसको बाद में हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके,
मैं खाली एक एग्जांपल के तौर पर आपके टेबल बना के दिखाऊंगा। अदरवाइज जैसे आपके 20 सैंपल हैं तो आप 20 सैंपल के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। 30 है तो 30 सैंपल के हिसाब से आप टेबल बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर आ जाएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट का जैसे हमने बनाया। ओके, यहाँ पे ये 3 कॉलम हमारे हो गए ऑपरेटर 1। ओके, सिमिलरली हमारे 3 कॉलम यहाँ पे हो जाएंगे ऑपरेटर 2 के लिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएंगे हमारे ऑपरेटर 3 के लिए 3 कॉलम। ओके, नाउ सपोज पार्ट नंबर मेरा 1 ओके है, सो रेफरेंस वैल्यू 1, पार्ट 2 भी ओके है तो उसकी रेफरेंस वैल्यू 2, पार्ट 3 है 0 1 0 1 1। सो अगर मैं इस डाटा में देखता हूं तो मेरे 1 2 3 4 5 पार्ट ओके हैं और 2 पार्ट रिजेक्ट हैं। ऐसे करके हमें पूरा 20 या 30 सैंपल का पूरा टेबल बनाना है। ओके, नाउ ऑपरेटर 1 का रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। सिमिलरली ऑपरेटर 2 का रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। सिमिलरली ऑपरेटर 3 का रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3। ऐसा करके हमने टेबल बना लिया। तो अभी करना क्या है कि लेट से पहला ऑपरेटर ओके पहला सैंपल को लेगा। ये ऑपरेटर 1 का पहला है, अगर ये ओके है और उसने ओके को ओके पढ़ा तो आपको रीडिंग डालनी है 1। फिर सिमिलरली सेकेंड ऑपरेटर ने उसको पढ़ा, फिर रीडिंग डालनी है 1। फिर थर्ड ऑपरेटर ने उसी सैंपल को लिया तो रीडिंग डालनी है 1। ओके, सो इस टेबल में जब सैंपल साइज इकट्ठा करते हैं तो हमें क्या करना, ऑपरेटर 1 को 30 के 30 या 20 सैंपल जितने भी आपने लिए उनकी पूरे के पूरे 30 सैंपल को चेक करना है और रेफरेंस स्टैंडर्ड आपने इधर दिया है, रेफरेंस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में उसको वैल्यू डालनी है। सपोज ऑपरेटर ने 1 ऑपरेटर ने पहली रीडिंग 1 है और ओके को ओके बोला तो 1 आ जाएगा। सेकंड सैंपल ओके है तो उसको अगर उसने नोट ओके बोला तो वहां पे 0 आ जाएगा। सपोज तीसरा रेफरेंस स्टैंडर्ड में मेरा पार्ट 0 है और नोट ओके अगर उसने नोट ओके बोला तो भी 0 आ जाएगा। और मेरा चौथा पार्ट ओके है, ओके को उसने अगर ओके बोला तो 1 आ जाएगा। सो सिमिलरली 0 1 1। सो ऐसा करके ऑपरेटर 1 की रीडिंग आ जाएंगी, फिर ऑपरेटर 2 की रीडिंग आ जाएंगी। सिमिलरली हम लोग ये डाटा पूरा का पूरा 30 सैंपल का तीनों ऑपरेटर का रीडिंग कलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर तीसरे ऑपरेटर का 0 1 0 0 1 1। ऐसा करके हमारा पूरा आइदर 180 लाइक तीनों ऑपरेटर की पहले ऑपरेटर का एक साइकिल कंप्लीट हो गया 30 सैंपल का, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा ऑपरेटर 1 से, ऑपरेटर 2 से, ऑपरेटर 3 से सेकंड रीडिंग का साइकिल शुरू होगा, फिर उसके बाद तीसरा। सो ऐसा करके हमारे पास पूरे के पूरे 20 सैंपल या 30 सैंपल का एक टेबल पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 0 करके। इसके बाद ये टेबल का जो है, बिकॉज एक्सेल सीट में हमारे पास ये सब फार्मूला डाले होते हैं एंड वी नीड नॉट टू वरी कि हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, क्रॉस टेबल रेफरेंस कैसे निकालना है, ये काम आप स्टैटिस्टिशियन पे छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली हमारे पास बाद में निकल के आता है कापा कोफिशिएंट, जिसके बारे में हमने बात की थी। कापा कोफिशिएंट का जो फार्मूला मैंने बताया था PO माइनस PE डिवाइडेड बाय 1 माइनस PE। ओके, नाउ PO क्या है और PE क्या है। PO बेसिकली क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड proportionals in diagonal cells. And what is PE? Sum of expected proportionals in diagonal cell. So this is PO and PE value. Okay. सो ये कोफिशिएंट ऑफ कापा कैलकुलेट करके हम लोग पूरा टेबुलेशन मेथड यूज करके इसमें इफेक्टिवनेस, मिस रेट एंड फॉल्स अलार्म रेट कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम गेज R&R एट्रीब्यूट के लिए करते हैं, देयर आर 3 टर्मिनोलॉजी जो हमने बात की है, जिसके बेसिस पे पूरा
एनालिसिस करते हैं कि हमारा एट्रीब्यूट स्टडी कितना सही है कितना गलत है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिसीजन। ओके, expected decision means or total opportunity for decision। like suppose जैसा हमने बात किया 30 सैंपल में एक ऑपरेटर को 30-90 रीडिंग लेना है। ओके, सो करेक्ट डिसीजन कितने हो सकते हैं? 90। ओके, 90 करेक्ट डिसीजन का अपॉर्चुनिटी है ऑपरेटर के पास, and out of 90 suppose he took correct decision in 80, so effectiveness will be 80 by 90, which will be around somewhere around 90%। similarly all three operator का हम लोग effectiveness निकाल सकते हैं based on the number of correct decision he took and based on the total expected correct decision or means opportunity for the correct decision। so this is the important terminology we need to see effectiveness, and effectiveness would be for like individual operator or complete overall measurement process for the attribute analysis। second terminology जो होती है false alarm। false alarm basically क्या है? actually part is okay but operator make it not okay because of the measurement error। okay, and third one is miss rate। and मैंने पहले बताया false alarm is equivalent to your alpha risk in case of variable data, and miss rate में क्या है? actually part is not okay but operator make it okay because of the measurement error, and which is nothing, which is a beta risk। so ये हमें ध्यान में रखना है एट्रीब्यूटेड वेरिएबल एनालिसिस में, क्या अल्फा रिस्क और क्या बीटा रिस्क है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि जब हमने स्टडी कर लिया तो उसका एनालिसिस करके आगे हम लोगों को कैसे बढ़ना है। तो मैं एक टेबल बताता हूं आपको। जैसा हमने गेज R&R वेरिएबल डाटा के अंदर बात किया था 10%, 30% एंड ग्रेटर देन 30%। सिमिलरली इन केस ऑफ एट्रीब्यूट डाटा ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसके बेसिस पे हम लोग टोटल डिसीजन लेते हैं कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम कितना एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। ओके, उसके बाद आता है फॉल्स अलार्म एंड उसके बाद आता है मिस रेट, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा रिस्क और अल्फा रिस्क आल्सो। ओके, अगर मेरा इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 90% है, ओके, और फॉल्स अलार्म इज लेस देन 5% और इक्वल टू 5% है, और मिस रेट मेरा लेस देन 2% और इक्वल टू 2% है, तो मेरा वो मेजरमेंट सिस्टम एट्रीब्यूट डाटा के बेस पे एक्सेप्टेबल है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर पार्शियली एक्सेप्टेबल और कंडीशनली एक्सेप्टेबल। ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन 80% और इक्वल टू 80%। ओके, मिस रेट, इफ माय मिस रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2% but less than 5% or equal to 5%, but my false alarm is greater than 5%, equal to 5% or less than 10% or equal to 10%. Okay, in this condition it is partially acceptable, like effectiveness should be greater than 80%. Okay, false alarm should be greater than 5% but less than 10%. Miss rate should be can be greater than 2% but less than 5%. In that case, my measurement system is partially acceptable. Not acceptable system is, okay, if my effectiveness is less than 80%, in that case my system is not acceptable. If the miss rate is greater than 5%, the false alarm is greater than 10%. Okay,
If my effectiveness is less than 80% but false alarm greater than 10% and miss rate is greater than 5%, in this condition the system is not acceptable. So best solution is our effectiveness should be greater than 90%, false alarm should be less than or equal to 5%, and miss rate should be less than or equal to 2%. That is the best condition. Just for understanding, we will make one table. Let us say we have a 3 operator A, B, C. Okay. And same way we will see their effectiveness, false rate and miss rate. Okay. Let's say operator A. Okay. Effectiveness is 84%, false rate is 5% and miss rate is 2%. Operator B is effectiveness is 90% but miss rate is 2% but false alarm is again 5%. Operator C, effectiveness is 75%, false rate is 7%, okay, and miss rate is 5%. So the best operator in the measurement which is close to the reference standard is operator B. Okay, so operator A is effectiveness is somewhere it is partially acceptable, but its miss rate, false alarm rate are good. So this is also acceptable. Operator C, the effectiveness is only 75%. His false alarm rate is also 7%. And miss rate is also 5%. So operator C is not acceptable. Generally, when we look at it, if my false alarm rate is a little higher, but miss rate is within the limit, in that case also we can accept conditionally that operator. Reason being, at least I am protecting from the customer perspective. The not okay part will not go to the customer. Yes, but my rejection will increase, which can be over a period of time can be reduced by giving the training to the operator. Okay, so overall we can calculate what is my average effectiveness. Okay, average effectiveness, let us say in this case would be somewhere around 80%. Okay, 80% or 82%, which is overall marginally acceptable. If my all three operator effectiveness is greater than 90, my measurement system is perfect. It is an excellent measurement system we have. Or if it is falling between the condition of the false alarm less than equal to 5%, miss rate less than equal to 2%, my measurement system is perfect and I can rely on that measurement system. So with the help of this attribute data, we can decide which operator is having the perfect measurement with respect to reference standard, which operator is not meeting as per the reference standard criteria, and how we can do the training to the operator. The effectiveness, as we discussed, like he has an opportunity to give 80, like 100 part okay as 100 part okay, so effectiveness would be 100%. So within the operator we can see how much effectively he are taking his decision with respect to reference standard, and overall with respect to operator A to B, B to C or A to C, we can take a overall system effectiveness and take a decision whether my measurement system effectiveness is good or we need to do a certain improvement anywhere. So here we are completing the measurement system analysis with respect to attribute analysis. Don't worry about the calculations to be done for the kappa coefficient, because nowadays all these calculations are being made in software like Minitab or Excel. You can refer them, just give your input and take out the output. Ultimate role of all of us being an engineer to take a decision based on the output we derive, whether it is a gauge R&R variable analysis or whether it is a gauge R&R attribute based study. So with this we are completing the topic of measurement system analysis, and thank you very much. Please like and subscribe my videos, and if you found it is helpful and you need any clarification or you have any question, please write in the comment, and please press the bell button for next video so that you can get notification. Thank you very much.